जी गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ द मोस्ट ईजीएस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे टू सिक्योर फैमिली वीज़ा इन चाइना। इफ़ यू आर वर्किंग इन चाइना और इफ़ यू आर स्टडिंग इन चाइना, सो यू नीड टू इनवाइट योर फैमिली। तो बहुत सारे लोगों का जो होता है फैमिली वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। उसकी रीज़न्स भी मैं आपको बताऊँगा और कैसे आप बगैर रिजेक्शन के फ़र्स्ट अटैम्प्ट में फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और कैसे फ़र्स्ट अटैम्प्ट में आप अपनी फैमिली के लिए वीज़ा ले सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो और अगर आप फैमिली वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो आपका वीज़ा भी रिजेक्ट ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड तंजीम इन चाइना। तो गाइज, इन टूडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू हाउ टू सिक्योर फैमिली वीज़ा इफ़ यू आर वर्किंग इन चाइना और इफ़ यू आर स्टडिंग इन चाइना। सबसे पहले मैं आपको वो ये बताता हूँ कि फैमिली वीज़ा किन किन लोगों को मिल सकता है अगर आप चाइना में काम कर रहे हैं या चाइना में स्टडी कर रहे हैं। तो कौन कौन से आपके रिलेटिव्स या जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन है, कौन कौन से लोग हैं जो इस वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले आपके, अगर आप स्टडी के लिए आए हैं और अनमैरिड हैं, तो सबसे पहले आते हैं आपके पेरेंट्स, आपकी मदर, आपके फादर और आपके ब्रदर सिस्टर्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स, या इस तरह कह लें जिनके साथ आपका डायरेक्ट ब्लड रिलेशन, उनको आप चाइना में इनवाइट कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं और मैरिड हैं तो आप अपने बीवी, अपने बच्चों को और अपने स्पाउस के यानी पेरेंट्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कितने टाइप के वीज़ा होते हैं फैमिली वीज़ा। एक होता है S1 वीज़ा, एक होता है S2 वीज़ा। जो S1 वीज़ा होता है, यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं S1 और S2 वीज़ा में। S1 वीज़ा के लिए वो लोग अप्लाई करते हैं जिन्होंने अपनी फैमिली रीयूनियन के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स को चाइना में बुलाना होता है, यानी स्टे उनका मोर देन 180 डेज़, मोर देन 3 मंथ्स होना होगा। वो S1 वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। और जिन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाना होता है, यानी कि वो 3 मंथ से ज़्यादा चाइना में स्टे नहीं करेंगे, तो उनके लिए बेहतर है कि वो S2 वीज़ा अप्लाई करें। और मेन डिफरेंस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है S1 वीज़ा में और S2 वीज़ा में, S1 जो है ये 1 मंथ के लिए होता है, यानी जैसे ही आपका पाकिस्तान से S1 वीज़ा लग जाए और आप चाइना में आएँ तो आपने विद इन मंथ उसको एक्सटेंड करवाना होता है, यानी वो वीज़ा आपके रेजिडेंस परमिट में चेंज होना होता है। विद इन मंथ आपने ये लाजमी करना होता है। और जो S2 वीज़ा है उसकी ड्यूरेशन मैक्सिमम 180 डेज़ होती है, यानी 3 मंथ्स एट मोस्ट होती है। तो वो जो वीज़ा है वो चाइना में आके एक्सटेंडेबल नहीं होता। जो S2 वीज़ा है, यानी कि चाइना में जब आएंगे तो आप वो रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपके मेंबर को 3 महीने तक ही चाइना में रहने की इजाज़त है। अगर वो उसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है, यानी वो एग्ज़िट करें चाइना से और फिर दोबारा आएँ, फिर वो रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप बजाय इससे कि आप एग्ज़िट करवाएं और दोबारा से चाइना में आएँ, बेहतर है कि आप S1 वीज़ा के लिए जाएँ और S1 वीज़ा एक्सटेंडेबल है तो वो सबसे अच्छी चॉइस है। क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, उनके साथ ये ऑलरेडी हो चुका है। उन्होंने अपनी फैमिली को बुलाया, नहीं अपनी मिसेस को बुलाया और अपने 3 बच्चों को बुलाया। तो उनसे ये मिस्टेक हुई कि वो उन्होंने पाकिस्तान से S2 वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। तो जब वो यहाँ पे आए चाइना में, और क्योंकि उन्हें ये लगा कि विद इन मंथ उन्हें रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है, तो वो HR के साथ गए उधर इमिग्रेशन ऑफिस में। तो इमिग्रेशन ऑफिस वालों ने कहा जी ये आपका जो वीज़ा है S2 है और इसकी ड्यूरेशन 3 मंथ्स है और ये एक्सटेंड नहीं हो सकता, यानी वो 3 मंथ्स के बाद उन्हें चाइना लीव करना पड़ेगा, उनका रेजिडेंस परमिट में ये कन्वर्जन नहीं हो सकती। तो उनके साथ ये हुआ कि 3 मंथ्स के बाद उन्हें अपनी फैमिली को वापस भेजना पड़ा। तो कीप इन माइंड द डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2। इसके बाद बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको, अगर आप चाइना में काम कर रहे हैं या चाइना में स्टडी कर रहे हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने पड़ेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स को, और कुछ डॉक्यूमेंट्स वो प्रिपेयर करेंगे पाकिस्तान में या जहाँ भी आपकी फैमिली है।
तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड करने हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को, उनमें सबसे फर्स्ट पे आता है आपका पासपोर्ट, यानी पासपोर्ट का पहला पेज जिसके ऊपर आपकी सारी बायोडाटा आपका होता है। और दूसरे नंबर पे आपका रेजिडेंस परमिट, जो आपका लेटेस्ट और वैलिड वीज़ा है, उसका पेज चाहिए होता है। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका होता है टेम्परेरी पुलिस रजिस्ट्रेशन पेपर, यानी कि जिसमें आपका लिखा होता है रेजिडेंशियल एड्रेस चाइना में और आपकी सारी इंफॉर्मेशन ऐड होती है। चौथा डॉक्यूमेंट जो आपकी तरफ से चाहिए होता है वो होता है आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, यानी कि ये प्रूफ होना चाहिए कि आप चाइना में किस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, उसकी HR के या उस कंपनी के फ़ोन नंबर की डिटेल वगैरह, ये सारा कुछ चाहिए होता है। और जो पांचवा डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका वर्क परमिट कार्ड, यानी उसकी फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों ही चाहिए होती हैं, क्योंकि उस QR कोड होता है वो स्कैनेबल होना चाहिए, उसकी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। और जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो आपको इनविटेशन लेटर होता है। वो इनविटेशन लेटर आप हैंड रिटन भी हो सकता है और टाइप भी हो सकता है। वो इनविटेशन लेटर होता है, उसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपके फैमिली मेम्बर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, पासपोर्ट नंबर होता है, उनका नेम और जहाँ पे वो पाकिस्तान में एड्रेस वगैरह होता है। और इसके अलावा आपने अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, अपना रेजिडेंस एड्रेस चाइना का लिखना होता है, और उसके बाद अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यानी फ़ोन नंबर वगैरह, और उसके अंदर ये भी मेंशन करना होता है जो आने जाने का खर्चा है चाइना में मेरे फैमिली मेम्बर्स का, और वो चाइना में जो जितना देर वो रहेंगे उनका एक्सपेंस मैं बेयर करूँगा। ये सारी डिटेल उसके अंदर ऐड करनी होती है। तो कभी कभी कंपनी जो होती है चाइनीज़ एम्बेसी, वो कहती है कि जी इसके ऊपर स्टैम्प लगी होनी चाहिए आपकी कंपनी की, और कभी कहते हैं कि वो सिंपल पेपर पे भी हो तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आते हैं उनकी तरफ, जो डॉक्यूमेंट्स आपकी फैमिली ने पाकिस्तान में रहते हुए या किसी और कंट्री में रहते हुए प्रिपेयर करने होते हैं वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहले वो पासपोर्ट का फर्स्ट पेज जिस पे बायोडाटा लिखा होता है, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। और दूसरे नंबर पे अगर ऑलरेडी उनके चाइना के वीज़े लगे हुए हैं, रेजिडेंस परमिट लगे हुए हैं, तो उनकी भी फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है। 4 फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होती हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ। उसकी डायमेंशन अगर देखनी हो तो चाइनीज़ एम्बेसी की वेबसाइट पे सारा वो लिखा होता है। और उसके बाद जो चाहिए होता है वो, अगर आप अपने स्पाउस को चाइना में इनवाइट करना चाहते हैं तो इसके लिए तीसरा जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो होता है मैरिज सर्टिफिकेट, यानी ये प्रूफ कि आपके में रिलेशन क्या है हस्बैंड वाइफ का, तो उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको उसके लिए FRC यानी फैमिली रिलेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। फर्स्ट टाइम आपकी फैमिली चाइना में आ रही है, यानी आपकी मिसेज़ या आपके हस्बैंड चाइना में फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो जो एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो होता है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट पाकिस्तान से। और जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाते हैं तो उसके लिए आपको मोफा से अटैच करवाना होता है, और उसके अलावा आई थिंक एम्बेसी से भी अटैच करवाना होता है। अगर आपने अटेस्टेशन से बचना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप चाइनीज़ हॉस्पिटल जो कि इस्लामाबाद में, आई थिंक लाहौर में भी होंगे, वहाँ से मेडिकल बनवा लें अपनी फैमिली मेम्बर्स का। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उनका मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती। और इसके बाद जो आपका होगा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट जो अगर आपने उधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाया है, और FRC, बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट, ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे ये आपने इनके कॉपीज़ मोफा से अटैच करवाने हैं, उसके बाद चाइनीज़ एम्बेसी से अटैच करवाने हैं। और एक बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ओरिजिनल जो होगा बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट ये नोटराइज होते हैं चाइनीज़ एम्बेसी से, ये मस्ट होते हैं, क्योंकि वो एक नोटराइज का मतलब कि एक स्टिकर सा होता है जो चाइनीज़ एम्बेसी आपके मैरिज सर्टिफिकेट पे और बर्थ सर्टिफिकेट पे लगाते हैं। वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि क्योंकि वो जब आप पाकिस्तान से चाइना में आएंगे और आप S1 वीज़ा को एक्सटेंड करवाने के लिए जाएंगे यहाँ इमिग्रेशन ऑफिस में, तो वो लाजमी चेक करेंगे। अगर वो नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ था 2015 में, मैंने अपनी फैमिली को चाइना में बुलाया था फर्स्ट टाइम, तो वो नोटराइज़ करवाना भूल गया था मैं, या शायद पता नहीं था, तो मसला हुआ था बहुत। और फिर मैंने उसके लिए ये किया था जी
डुप्लीकेट मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया भाई से कह के, और उन्होंने वहाँ से डुप्लीकेट मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया। उसके बाद उन्होंने चाइनीज़ एम्बेसी पाकिस्तान से नोटराइज़ करवा के DHL से भेजा, और ये सारा प्रोसीजर 3-4 दिन लग गए थे। तो खैर वो फिर मसला हल हो गया था। तो इसलिए नोटराइज़ करवाना आप ना भूलें। यहाँ पे कुछ जो है इमिग्रेशन ऑफिसेज़ किसी सिटीज़ में वो उनकी ट्रांसलेशन भी मांगते हैं, और कुछ वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट होता है ये ऑलरेडी 2 लैंग्वेजेस में होता है, उर्दू और इंग्लिश में, इसलिए वो एक्सेप्ट हो जाता है। जो FRC है वो चाइना में नहीं चाहिए होता, वो सिर्फ पाकिस्तान में चाहिए होता है। और ये सारे जब डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाएं मोफा से, तो उसके बाद आप गैरी की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से अपॉइंटमेंट लें, और जिस दिन की अपॉइंटमेंट हो उस दिन आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाएं, और आपका अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उनको मेंशन, क्योंकि आपने जो फॉर्म फिल करना होता है ऑनलाइन, उसकी प्रिंटेड कॉपी भी एक अपने साथ हार्ड कॉपी लेके जानी होती है। और जब वो ऑनलाइन भी वो चेक करते हैं तो उसमें आपने अपना नंबर लिखा होता है, यानी फॉर्म का नंबर, तो उसमें मेंशन करना होता है आपने S1 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या S2 के लिए। तो इसलिए ये कभी ना भूलें मेंशन करना कि आप कौन से वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स जब कंप्लीट हो जाएं और आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो जाए और आपने जब अपॉइंटमेंट भी ले ली, तो गैरी ऑफिस में जाएंगे आप। सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, आपके सिर्फ एक गो में ही वीज़ा लग जाएगा। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट इनमें से मिस किया तो हो सकता है गैरी ऑफिस वाले जो वहाँ बैठे हुए हैं वो आपको वापस भेजें, और वो जो FRC या कोई आपने डॉक्यूमेंट मिस किया है तो उसको आपको दोबारा भेज दें वापस। और जो नोटराइज़ करवाना होता है मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट, ये सिर्फ एक दफ़ा होता है, यानी आप जितनी बार भी S1 या S2 वीज़ा अप्लाई करें फैमिली के लिए, वो सिर्फ नोटराइज़ एक बार ही करवाना होता है, और मोफा से आपको हर बार अप्लाई करना पड़ता है, वेरीफाई करना होता है। और आपको वो टाइम दे देंगे। आप जो है आपने वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, वो डेली बेसिस पे अपडेट होता रहता है। अगर आप लाहौर में या इस्लामाबाद में जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको एक लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप स्टेटस चेक करेंगे, और आई थिंक विदिन 5 वर्किंग डेज़ आपकी फ़ैमिली का वीज़ा S1 या S2 लग जाएगा, और आपको SMS आ जाएगा या कॉल करके गैरी ऑफिस वाले बताएंगे आपको कि आपका वीज़ा लग गया हुआ है और आप रिसीव कर लें। और उसके बाद जब वीज़ा लग जाता है तो आप टिकट करवाते हैं अपनी फ़ैमिली के लिए, और आपकी फ़ैमिली जब चाइना में आ जाती है तो उसके बाद विदिन 1 मंथ आपने, अगर S1 वीज़ा है तो अपनी फ़ैमिली का रेजिडेंस परमिट बनवाना होता है। उसके लिए पहले तो आपने वो पुलिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना होता है, पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे रजिस्टर करवाना होता है अपनी फ़ैमिली को कि मेरी फ़ैमिली के ये मेंबर हैं और ये मेरे साथ अब रह रहे हैं यहाँ पे। वो फॉर्म आपने वो लाजमी चाहिए होता है। उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं इमिग्रेशन ऑफिस के लिए, आपके फैमिली का वीज़ा एक्सटेंशन के लिए और रेजिडेंस परमिट के लिए, वो सारे आपने उनको फॉलो करना होता है, और इसके बाद आपकी फैमिली का रेजिडेंस परमिट लग जाता है। आई होप यू गाइज़ लाइक दिस वीडियो, और ये बहुत इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए, और अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी फैमिली का वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं टिप्स, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।